वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही करीब आ चुका है और केमिस्ट्री का पेपर आपका 8 मार्च को है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक वरदान की तरह होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताने वाले हैं। संपूर्ण केमिस्ट्री की किताब से 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। मात्र आप एक बार इस सभी को रिवीजन कर लीजिए, एक बार आप देख लेंगे ना, पूरा आपका तैयार हो जाएगा। एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा हाई स्पीड पर, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको केवल देखे रहेंगे ना तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे होता यह है कि बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमें एक अंदाजा मिलता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो वो कैसे, जब आप पढ़े रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, तभी जाकर आपको हो पाएगा। ठीक है ना। तो चलिए जी, मैं आशा करता हूं आप तैयार होंगे। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे जी। सबसे पहले कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं? 1 मोल, 18 मोल, 100 मोल या 10 मोल। तो 180 ग्राम जल में हमसे पूछा जा रहा है जल के कितने मोल होंगे। तो मोल बराबर क्या होता है जी? भार बटे अणुभार। भार दे दिया 180, अणुभार 18 होता है। ये बात हम जल का जानते हैं। तो 18 दहा में क्या होता है? 180 हो जाएगा। तो m का जो मान मिलेगा वो 10 मोल मिलेगा। तो यहाँ पे 10 मोल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से है जी। देखिए, बट 100 क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास भी उतना समय नहीं है कि सब चीजों पर हम डिटेल में डिस्कस करें जी। तो यहाँ पे बस फोकस करके आपको समझते हुए चलना है। अगला हमारा कह रहा है कि आसुत जल की मोलरता होती है। आसुत जल की मोलरता कितनी होती है? 55.56 होता है। अगला नेक्स्ट हमारा आता है, एक मोलल जलीय विलयन में मोल अंश क्या है? ठीक है ना। जहां 50% विलयन है तो वहां पे जब एक मोलल जलीय विलयन हो तो वहां पे मोल अंश या मोल प्रभाज का जो मान होगा वो कितना होता है? 0.081 होता है। ये एक न्यूमेरिकल है। सब न्यूमेरिकल के लिए हम टेलीग्राम पे आपको वीडियो दे दिए हैं, तो वहां से जाकर आप आराम से न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं। वहां पे हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है जी, अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं यही देख लिया कि अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। चलिए, चौथा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। निम्न में से कौन है जिसका हिमांक क्या है? न्यूनतम है। तो पोटेशियम सल्फेट होता है, ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है कि समपरासीय विलयन में क्या समान होता है। समपरासीय विलयन में जो परासरण दाब होता है वो समान होता है। तो समान परासरण दाब, लेकिन है ना, समपरासी मतलब समान परासरण दाब वाले। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा जी। विलयन के ताप पर निर्भर करता है। विलयन के ताप निर्भर करता है किसका? मतलब मोलरता पर। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तापमान से स्वतंत्रता मतलब तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई कौन सी होती है? तो याद रखेंगे, तापमान के में स्वतंत्र सांद्रता इकाई कौन सी होती है? तो वो मोललता होती है। ठीक है ना, याद कर लेंगे। ये सभी रिपीटेड हुए क्वेश्चन इसीलिए बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो वो कौन सा है जी? पृष्ठ तनाव जो है, इस विलयन का पृष्ठ तनाव का अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन आता है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? तो वो याद रखेंगे 0.1 MbAcl2 में होता है। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। अगला आता है हिमांकों का अवनमन किस पर निर्भर करता है? तो हिमांकों का जो अवनमन होता है ना वो विलयन की मोललता पर निर्भर करता है। ये सब आपको याद करना है। पूछ लेगा हिमांक का अवनमन किस पर निर्भर करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि विलयन की मोललता पर निर्भर करता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हाई स्पीड पर अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, या आपको हाई स्पीड ये चल ही रहा है, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, तो एक एक करके आप देख लीजिए। फिर से आप सुबह में इसको क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा हाई स्पीड पर दोबारा। ठीक है ना। इस तरीके से इसको रख कर लिख कर याद नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है ना। वीडियो को ही देख लेंगे, 20 मिनट का वीडियो हाई स्पीड पर करेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये बात। फिर से कह रहा है अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करता है जो अणु संख्या गुणधर्म होता है। ठीक है ना। अगला हमारा 12th आता है कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है? तो अणु संख्या गुणधर्म क्या है? परासरण दाब है। ठीक है ना। अगला आता है
किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। तो वो याद रखेंगे, धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करता है, विलयन की मोलरता पर निर्भर नहीं करता है, तो इन सभी पर निर्भर नहीं करता है, याद रखेंगे। अगला कह रहा है किसी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है इलेक्ट्रोड विभव? धातु की प्रकृति एवं आयनों पर निर्भर नहीं करता है, या विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या दाब पर या ताप पर। तो आप समझ गए होंगे कि किसी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, तो वो जो दाब है ना, दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अगला आता है विशिष्ट चालकता का इकाई है। तो विशिष्ट चालकता का जो इकाई होता है, मात्रक होता है, वो सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होता है, ठीक है। अगला आता है तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। जब भी हम तन्यता बढ़ाते हैं ना, तो विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, विशिष्ट चालकता, ठीक है ना, इसका मान घट जाता है। अगला हमारे आता है यहाँ पे किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटाने पर सेल का वोल्टता क्या हो जाता है? अचानक शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अचानक शून्य हो जाता है। फिर से कह रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो -0.76 वोल्ट होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन आता है, ये रो है, तो रो की इकाई है, रो इकाई है, रो का इकाई जो होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है ना। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, तो याद रखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अगर पूछ लिया पे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है, तो क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। ये सब आपको याद होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई में समान होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है ना, उसका वेग भी क्या होता है? वेग और वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो दोनों समान होता है, ठीक है ना। अगला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग नियतांक का मात्रक है। तो वो तो हमने बताया ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का जो मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स होता है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ताप के समानुपाती होता है। क्या हमने कहा? वेग स्थिरांक जो है, वेग स्थिरांक जो है वो क्या होता है? ताप के समानुपाती होता है। इसीलिए वेग स्थिरांक का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो तापमान का भी मान, ताप का भी मान बढ़ता है। तो वही बात बताया गया है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ पे है जी H2 + Cl2 = 2HCl। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। अगला आता है 25 नंबर क्वेश्चन की K = AE - EA/RT के लिए सत्य कथन है। तो वो EA क्या है? संकीर्णन ऊर्जा है, ठीक है ना। ये EA जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है संकीर्णन ऊर्जा है। अगला कह रहा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का इकाई है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु ऑक्साइड लव चुंबकत्व गुण दर्शाता है? तो वो याद रखेंगे, क्रोमियम जो ऑक्साइड होता है ना, ये दिखाता है जी, ठीक है ना, CrO2। अगला आता है संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन अवस्था नहीं दर्शाता। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। कौन है जी? तो वो याद रखेंगे जिंक जो धातु है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है, ठीक है ना, जिंक जस्ता। अगला आ रहा है कि निम्न में से उच्चतम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? उच्चतम घनत्व वाला जो तत्व है ये OS है, ठीक है ना। ये सबसे अधिक उच्चतम घनत्व वाला तत्व है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं, ठीक है, नजदीक होते हैं। अगला कह रहे हैं निम्न में से अनुचुंबकीय कौन सा है? कौन है जो अनुचुंबकीय है? तो याद रखेंगे Sc+3+ है ना, ये अनुचुंबकीय होता है जी। अगला यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? तो याद रखेंगे जो Fe होता है ना, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि Fe क्या है? एक संक्रमण तत्व है, ठीक है जी।
चलिए अच्छे तरीके से दिखाई दे ही रहा है। अगला कह रहा है रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिकों में विद्यमान होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंगीन आयन बनाएंगे या रंगीन यौगिक का निर्माण, मतलब हम कह सकते हैं रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, या जो यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। अगला हमारे ये आता है कि निम्न तत्वों में से लेंथेनाइट तत्व है। तो पोटेशियम जो मैग्नेट होता है वो क्या है, लेंथेनाइट तत्व होता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है, तो वो क्या है जी 3d5 और s मतलब 4s1 होता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहा है कि Fe है। Fe क्या है, Fe F ब्लॉक का तत्व है। ये तो जानते हैं भैया कि फेरस क्या है, Fe F ब्लॉक का तत्व है, इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ये F ब्लॉक का तत्व होता है। F ब्लॉक में दो श्रेणियां होते हैं, एक होता है लेंथेनाइड, एक होता है एक्टिनाइड, ठीक है ना। अगला यहाँ पे हमारा आता है कि KMnO मतलब KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या है, तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या याद रखेंगे 7 होता है, ठीक है ना। अगला हमारे यहाँ पे आता है कि निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे K2MnO4 में ऑक्सीकरण संख्या है वो 6 होती है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि K जो यहाँ पे नहीं, ये अलग। अगला कह रहा है ऐसे संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है, तो याद रखेंगे जो Sc है, ठीक है ना, इसमें नहीं पाई जाती है। यह लिगेंड क्या है, त्रिदंतुक है, मतलब यह लिगेंड मतलब इसमें से कौन है जो त्रिदंतुक है, तो डाइडीन जो है ये त्रिदंतुक होते हैं जी। अगला आता है कि निम्नलिखित में से रंगीन संकुल आयन है, तो वो कौन है जी, जिंक, ठीक है ना, Zn, अकोष्ठ में NH3 का होल 4, अकोष्ठ में क्या है, पावर में +2 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संकुल आयन, रंगीन संकुल आयन। अगला आता है यह आयन प्रतिचुंबकीय है, तो इसमें से कौन है जो प्रतिचुंबकीय है, तो याद रखेंगे NiCN का 4 का पावर क्या है, -2 है, ये आपका हो जाएगा। अगला आता है यह यौगिक मतलब यह यौगिक प्रतिचुंबकीय तथा अंतरकक्षीय यौगिक हैं, तो याद रखेंगे CONH3 का होल 6 के पावर +3, ये आपके हो जाएंगे जी। अगला कह रहा है इसकी ज्यामिति समतलीय है, मतलब इनमें से कौन है जिसकी ज्यामिति समतलीय है, तो याद रखेंगे NiCN का होल 4 के पावर -2, ये आपके हो जाएंगे जी। ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा आपको। इनमें से चुंबकीय प्रकृति सबसे अधिक होता है, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा चुंबकीय प्रवृत्ति सबसे अधिक किसका होता है, तो FeH2O का होल 6 के पावर 3+ होता है। यहाँ पे CuNC का होल 4 के पावर -3, ठीक है। आयन में कॉपर की समन्वय संख्या होती है, तो कॉपर की समन्वय संख्या 1 होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे हमारा आ जाता है, ठीक है ना, 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि CONH3 का होल 4, ठीक है, Cl2 कोष्ठ में बंद, फिर से Cl में CO की उप संयोजक संख्या है, मतलब ये जो CO है इसका जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका समन्वय संख्या कितनी होती है, 3 होते हैं। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि कितने उप संयोजक संख्या है, या कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो उप संयोजक संख्या निकालना सीखे, ये भी हमने सिखाया है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे, ये भी हमने सिखा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। अगला कह रहा है क्लोरीपिक्रीन, ठीक है ना, पिक्रीन है, इसमें से कौन है जो क्लोरीपिक्रीन है, तो CCl3NO2 ये क्लोरीपिक्रीन है। बेंजीन के लिए क्लोरीकरण में क्रियाशील अवयव है, तो जो Cl- है ना, ये क्या है, एक अवयव है। अगला कह रहा है अभिक्रिया जो है RCOOAg + Br2 = RBr कहलाता है, तो याद रखें हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे आता है कि RMgX और जल की अभिक्रिया से बनता है, तो वो क्या बनता है, RR बनते हैं, एल्केन बनते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है डाई एथेन बनते हैं ना, डाई एथेन। अगला कह रहा है RX, ठीक है ना, एल्काइल हाइलाइड है और क्या है,
NaI में अभिक्रिया का नाम है। तो याद रखेंगे कि वो क्या है, फिक्लेस्टीन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, फिक्लेस्टीन अभिक्रिया है, बट आपके जो हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हमने बता दिया, ठीक है ना। अगला यहाँ पे याद रखेंगे, परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल होता है। परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल की जो मात्रा होती है 95.5% होती है। ल्यूकास अभिकर्मक में प्रयोग से पहचाना जाता है, क्या पहचाना जाता है, एल्कोहल को पहचाना जाता है। अगला हमारा यहाँ पे आता है, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है जी, तो पिक्रिक अम्ल बनता है। फिर से एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएज़ोनी मीथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक होता है, तो मिथाइल एसीटेट होता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है डाइएथिल ईथर विलयन, डाइएथिल ईथर का विलयन होता है, तो वो तनु HCl होता है। अगला कह रहा है कि रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, रोजेमुंड अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एसिटल डिहाइड, मतलब एसिटल डिहाइड और एसीटोन में विभेदन के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। तो जो हमारा एसिटल डिहाइड है और एसीटोन है, इसके विभेदन में उपयुक्त जो अभिकर्मक होते हैं वो याद रखेंगे सिफ अभिकर्मक होता है। अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है दोस्त। बस मैं यही कहूँगा, मेहनत कीजिए, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। एक एक बार केवल ये, मैं जानता हूँ कि समय नहीं है, आपको याद नहीं हो पाएगा, बट फिर भी एक एक बार देख लेते हैं, तो यदि आपको इसमें से अजब भी आएगा ना, तो आपको दिमाग, जो आपका माइंड है ना, वो संकेत करेगा कि ये वाला ऑप्शन होगा, तो वो वाला आप टिक कीजिएगा। समझ रहे हैं ना, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल प्रोवाइड किया हूँ। अगला है, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएज़ोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है, तो मिथाइल एसीटेट है जी। अगला आता है, फेलिन विलयन का अपचयन नहीं करता है, फेलिन विलयन का अपचयन नहीं करता है, वो एसिटिक अम्ल नहीं करता है। मिथाइल कीटोन को पहचानने के लिए उपयुक्त परीक्षण है, तो वो टालिन अभिकर्मक होता है जी, ये बात आप याद रखेंगे। एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर बनता है, तो डाई एसीटोन एमीन बनता है, डाई एसीटोन एमीन बनता है। अगला आता है यहाँ पे कि फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन क्या होता है जी, फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल होता है, तो Cl3COOH होता है, ठीक है ना। अगला हमारे यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, जो है फॉर्मिक अम्ल नहीं बनाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटियों या मधुमक्खियों के डंकों में पाया जाता है। अगला कह रहा है कि टालेस, यहाँ पे टालिन अभिकर्मक में, टालिन अभिकर्मक होगा, टालिन परीक्षण में, जो टालेस परीक्षण में RCHO मतलब एल्डिहाइड समूह से बनता है, तो क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है, ठीक है ना। मतलब टालिन परीक्षण में एल्डिहाइड से बनता है, वो क्या बनता है, Ag बनता है, मतलब रजत दर्पण का निर्माण होता है। Ag को रजत दर्पण भी कहते हैं। बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर बनता है, वो क्या बनता है, M नाइट्रोबेंजीन बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना, M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनता है। अगला कह रहा है, केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो वो बेंजल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है। फॉर्मल्डिहाइड में केनिजारो अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद होता है, तो वो क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है, जिसे हम मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं। चलिए जी, अच्छे तरीके से वीडियो बन रहा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एसिटिक अम्ल और डाइएज़ोमेथेन की क्रिया से बनने वाला यौगिक है, तो वो कौन सा बनता है जी, मेथिल एसीटेट बनता है। निम्नलिखित में से टालिन अभिकर्मक का उपयोग करते हैं, तो एल्डिहाइड के पहचान में टालिन अभिकर्मक का उपयोग करते हैं जी। अगला कह रहा है कि अमोनिया के साथ एसीटोन को गर्म किया जाता है, तो बनता है, क्या बनेगा जी, डाइएसीटोन एमीन बनता है। जब भी अमोनिया को एसीटोन से साथ क्रिया करेंगे तो डाइएसीटोन एमीन बनता है। रोजेमुंड अपचयन में उपयोग होता है, रोजेमुंड अपचयन में उपयोग होता है, एसिड मतलब एसिल क्लोराइड का उपयोग होता है, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टालेन अभिकर्मक का उपयोग, टाले से यहाँ पे लिख दिया गया टालेन है जी, ठीक है ना, टालेन अभिकर्मक का उपयोग करता है, तो याद रखेंगे एल्डिहाइड जो है ये करता है जी RNH3, ये एक एमीन है, तो RNH3 और HNO2 की क्रिया से बनता है, तो वो क्या बनता है जी, एल्कोहल बनता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है जी। अगला कह रहा है सबसे अधिक क्षारीय एमीन है, सबसे अधिक जो क्षारीय एमीन होता है वो C2H5 का होल 2NH होता है। अगला कह रहा है एमाइडो से एमीन बनाने के लिए उपयोग होने वाले अभिकर्मक है, तो वो Br2 या क्या होता है KOH होता है, ठीक है ना, ये एक अभिकर्मक है जी, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है कि यह हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कौन है जी जो हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो CH3 का होल 3N जो है यह अभिक्रिया नहीं करता है। अगला कह रहा है एमिनो का जलीय विलयन होता है, एमिनो का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अगला हमारा आता है एमाइड से एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है, एमाइड से एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है, तो वो क्या है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त अभिक्रिया है, तो वो क्या है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन के परीक्षण से प्रयुक्त होने वाला अभिक्रिया है, तो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, हाँ ठीक है जी। अगला आता है एनिलीन और ब्रोमीन की क्रिया से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। जल अपघटन में बेंजल्डिहाइड बनता है, जल अपघटन में बेंजल्डिहाइड जो बनता है वो बेंजोइक अम्ल बनाता है जी। अगला आता है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में उत्पाद है, तो वो क्या उत्पाद होता है जी, तो आइसोसाइनाइड उत्पाद होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बाइल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो यहाँ पे CH3NH ये नहीं देती है जी। अगला आता है क्लोराइड की क्षारीय माध्यम में फिनॉल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है पी हाइड्रोक्सी बेंजो फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो वो प्राथमिक एमीन देता है, यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल्य सबसे अधिक होता है, तो CH3 का होल 3N जो होता है इसमें क्षारीय प्रबलता सबसे अधिक होती है। अगला कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड सबसे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, मतलब न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, किसके बंध द्वारा, तो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है, तो वो कौन सा होता है, रतौनिया क्या हो जो बीमारी वो होता है। अगला आता है ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, ग्लूकोज या एल्डिहाइड का टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, तो याद रखेंगे रजत दर्पण का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से मोनोसेकेराइड है, तो जो फ्रक्टोज होता है वो मोनोसेकेराइड होता है जी। अगला हमारा आता है आरएनए में क्षारक जो नहीं होता है, तो वो क्या है थाइमिन जो है ये नहीं होता है। ये आपका 96 हमने मतलब कितना बताया है जी, 96 हमने इंपॉर्टेंट आपको हमने बताया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब आप तैयार कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ भी आपको याद करने वाला नहीं है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, समय नहीं है याद करने का, आप एक बार ये वीडियो देख लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप सुबह में फिर से या एक बार और 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जब भी आपको टाइम मिले, सोने से पहले जब भी आप थोड़ा सा आराम कर रहे हैं उस टाइम पर वीडियो आप देख लीजिए, यही जिससे आपको दिमाग में ये बैठा रहेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि चैनल पे नए होंगे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे नए हैं तो टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।